हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिंसी शर्मा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई एम अ एस्पिरेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो रूटीन चल रहा है वो एक डिसिप्लिन वे में चलता रहे। इसीलिए मैं अपनी जो वीडियोस रहती है वो पोस्ट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, ताकि मैं अपने जो मैंने अपना जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको मैं एक तरीके से कवर कर सकूं। और साथ ही अगर मेरे थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को अच्छी लगती है उसको प्रोवाइड करा सकूं। तो सबसे पहले हम बिना वेस्ट किए अपना टाइम शुरुआत करते हैं हमारी करंट अफेयर से। जैसे मैं उठती हूँ तो मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ अपने करंट अफेयर से। आज मैंने जो एनालिसिस किया उसमें मैंने 3-4 ही जो चीज़ें हैं वो कॉमन पाई, जिसको आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैंने पाया उसमें कि जो वन नेशन एंड वन इलेक्शन जो आजकल न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ये कहा जाता है कि जो वन नेशन एंड वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में आना चाहिए। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे यहाँ पे जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं वो बेसिकली अलग-अलग टाइम पे होते रहते हैं। जिससे जो पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं वो एक तरीके से आपकी जो पॉलिसी मेकिंग रहती है उस पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। और देखा जाए तो इसमें इस प्रोसेस में अलग-अलग कहीं कोई स्टेट में कभी, कोई स्टेट में कभी इलेक्शन जब आपके चलते हैं तो आप लोग मतलब जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और दूसरा ये कि उनमें जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उसी को नोटिस करते हुए जो गवर्नमेंट है वो लाना चाहती है वन नेशन एंड वन इलेक्शन। इसमें बेसिकली इन लोगों को मतलब ये जो इलेक्शन है इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जो कि हमारे रामनाथ कोविंद की कमेटी बनाई गई थी। तो उसके साथ ही हम लोगों ने वन नेशन एंड वन इलेक्शन है इसको प्रपोज किया था। तो अभी ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपके एमपीज के यानी कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, साथ में जो आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनको साथ में कराया जाएगा। प्लस 100 डेज के अंदर ही अंदर आपके जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं उनको कराया जाएगा, ऐसा रखा गया है। लेकिन अभी आपका जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के ये आ रहा है कि सबसे पहले तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजमेंट लाने की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें आर्टिकल 172 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ये प्रोसेस है इतनी ईज़ी नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए आपको जो पार्लियामेंट है वहाँ पे मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और कैसे मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है? स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगर आपकी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं तो आपको उसके हाफ यानी कि 272 के समथिंग आपको वो मेंबर्स चाहिए। साथ में आपको ये ज़रूरत पड़ जाएगी कि जो स्टेट हैं आपकी स्टेट्स, वो हाफ से ज़्यादा आपकी स्टेट होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी होती है। तो इसको कंसिडर करना अभी हमारे देश के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है। इसी की वजह से अभी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस में। वहीं देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लोगों ने इसका विवाद भी किया है कि यहाँ जो ऑपोजिशंस पार्टी रहती हैं, इवन जो काफ़ी ऐसे लोकल लोग रहते हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा है कि मतलब इसको लागू करने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका जो पैसा है ये बच जाएगा। तो पैसा आपका किस वे में बचेगा? तो अगर हम लॉजिक लगाएं इस बात का, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, आपके जो पोलिंग स्टेशन रहते हैं, मोस्टली जो पोलिंग स्टेशन रहते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में बने होते हैं। तो वहाँ पे अब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनका कितना नुकसान हो जाता है। इवन आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, फिर ये सारे जो कंसर्न है वो निकल के आते हैं। खैर, दिस इज नॉट अवर डिस्कशन राइट नाउ। इसके बाद में हम वन इलेक्शन के बाद में हम दूसरी जो चीज़ करते हैं दैट इज संघाई कॉरपोरेशन। सब लोगों को पता है कि संघाई कॉरपोरेशन है जो स्टार्ट किया गया था, वो मेनली जो आपके ट्रेड है, रूट्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, उनके लिए बेसिकली एक रास्ता, यानी कि वहाँ पे किस तरीके से आप मैनेजमेंट करके रख पाओगे। तो उसको चलाने के लिए ऐसा माना जाता है कि जब रशिया एक तरीके से टूट गया था सारा, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये है जो स्टार्टिंग इसकी की गई थी। और साथ ही साथ
शंघाई कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान इसका मेंबर बने और इसकी जो मीटिंग अभी फ़िलहाल में हुई है या फिर कह सकते हैं होनी है, वो पाकिस्तान में होनी है। तो ये हमारे लिए एक कंसर्न है कि हमें वहाँ पे अपना जो अटेंटिवनेस है उसको दिखाना चाहिए या फिर नहीं दिखाना चाहिए। तीसरा हमारा जो टॉपिक आता है वो चाइना और क्रिटिकल मिनरल्स आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, वो चाइना जैसी कंट्री में पाए जाते हैं और चाइना ना केवल इंडिया को बल्कि वर्ल्ड में ये एक तरीके से बात कह रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसे तना-तनी हुई तो मैं आप लोगों को ये क्रिटिकल जो मिनरल्स मेरी कंट्री के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनसे आप लोगों को हटा दिया जाएगा। मतलब वो अपना जो एक्सपोर्ट सिस्टम है उसको कम कर देंगे। तो ऐसी सारी बातें निकल के आती हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो मोस्टली हम लोग ये बात करते हैं कि हमें जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन को कम करना है और साथ में हमें जो सोलर पैनल वगैरह हैं उनकी तरफ में बढ़ना है। तो अब उनको बनाने के लिए आपको बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है और बैटरीज को बनाने के लिए आपको लिथियम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है जो माइनिंग के थ्रू मिलते हैं और इसकी जो रिच रिसोर्सेस ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया है कि जो चाइना है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेनली अगर इसकी जो माइनिंग्स वगैरह है वो साउथ अमेरिका में भी की जाती है लेकिन इसका एक तरीके से रिफाइनिंग के लिए इसको चाइना भेज दिया जाता है। इसीलिए ये कंसर्न मेनली देखा जाता है कि आप किस तरीके से चाइना पे डिपेंडेंसी नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो जितनी भी आपकी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं आपके रीसेंट टाइम पे चाइना पे। इसीलिए ये एक मेन कंसर्न बनता है कि एक तरफ तो आप ऐसे रिसोर्सेज़ की तरफ जाना चाहते हो, जहाँ पे आप जो क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है उसको कम कर सको और दूसरी तरफ आपके वॉरफेयर जैसे संबंध देखने को मिलते हैं। क्योंकि चाइना इज़ अ कंट्री जो अभी हर तरीके से बहुत ही टॉप लेवल पे वर्क कर रही है और उसका सपोर्ट एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट नाउ। फिर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं जो कि एक तरीके से ग्लोबल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पे बेसिकली कराया गया है जिसके लिए एनपीटी एक कमेटी भी बनाई गई है कि आप जो न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं जैसे मेनली जो ऐसा माना जाता है जैसे देखो ऐसा होता है कि जब हम लोग बिजली बनाते हैं तो उसके काफ़ी सारे सोर्सेस रहते हैं बिजली बनाने के सोर्सेस। कोई लोग कोल से बनाते हैं, कोई लोग न्यूक्लियर एनर्जी से बनाते हैं, कोई लोग डैम्स के थ्रू बनाते हैं, तो कोई लोग विंड के थ्रू बनाते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी से आपकी जो एनर्जी बनाई जाती है, तो उसका कहीं न कहीं मिसयूज़ भी किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी इन सेंस आप यूरेनियम से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बनाई जाती है और ये देखा जाए तो इन सारे जो फंक्शंस होते हैं, चाहे आप विंड से, डैम से, इन सारी चीज़ों से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसके मुकाबले ये एक तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए बनाने में। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि न्यूक्लियर एनर्जी का आप एक पॉजिटिव साइड में भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही में आप नेगेटिव साइड में यूज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हो। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से क्या होता है, एक इसका पॉजिटिव वे है कि आपका जो एक्सपोर्ट सिस्टम है, वो तो इंक्रीज़ होता है, साथ ही जब आप जिस कंट्री को देते हो तो उसमें वॉरफेयर जैसे कितने सारे जो है बातें देखने को मिलती हैं। इवन आपकी जो वॉर वग़ैरह हो गए, फिर एक तरीके से आपकी जो पीस रहती है वो कितनी डिस्ट्रॉय होती है, साथ ही आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज़्यादा ख़राब होता है उसके थ्रू और साथ ही आपकी जो बायोडायवर्सिटी है, जो स्पीशीज़ वग़ैरह इवन ह्यूमन की हेल्थ तक पे वो कितना इम्प्लीमेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ऐसा एक कोशिश की गई है, एक ऐसा एनपीटी बनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जिन देशों के पास वेपन्स हैं, वो अपने वेपन्स को रखें, लेकिन आगे आगे आने वाले समय में जितने भी जो लोग रहेंगे उनके पास वेपन जो है वो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं रहेगी जो वेपन्स बनाएगी। तो ये सारी न्यूज़ेस जो हैं देखने को मिलती हैं, तो हमारे करंट अफ़ेयर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, वो जो आज मैंने पढ़ा, वो मेनली हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है क्योंकि अभी मेरी जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, उसका ही चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं अभी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इंडियन आर्ट एंड कल्चर कर रही हूँ, साथ में अपने में गवर्नेंस का है जो मेंस की आंसर राइटिंग कर रही हूँ क्योंकि गवर्नेंस इज़ अ बुक जिसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और साथ में एक बुक में एक मैं मतलब
विश्वास करती हूँ कि जब बुक्स साथ-साथ चलें तो उनका एक तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाने में और उनको एक कोलैबोरेट करने में और साथ में एक तरीके से इंटरप्रिटेशन करने में आपको ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो इसीलिए मैं सारी बुक्स को या 2-2 बुक्स जो रहती हैं उनको साथ में लेके काम करती हूँ। तो उसी के बेस पे मैं अभी मेरा जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज़ फेयर एंड फेस्टिवल्स का चल रहा था। फेयर एंड फेस्टिवल इन सेंस जब फेस्टिवल होते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी होती हैं और उन पर्टिकुलर कम्युनिटी में उनके फेयर्स फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। तो फेस्टिवल्स बेसिकली होते क्या हैं? फेस्टिवल्स एक तरीके से हम कह सकते हैं सोशल गैदरिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की या फिर जो लोग रहते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए अपने जो कल्चर्स होते हैं, अपना जो रिलीजन होता है उसको प्रमोट करने के लिए, उनके जो डीटीज़ वगैरह होते हैं उनकी वर्शिप करने के लिए, ये फेस्टिवल्स हैं जो शुरुआत इनकी की जाती है। तो हमारे पूरे इंडिया में देखा जाए तो 3 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। एक नेशनल फेस्टिवल्स होता है, एक रिलीजन फेस्टिवल, एक रिलीजियस बेस्ड फेस्टिवल होता है। कुछ फेस्टिवल जो रहते हैं वो सेक्युलर भी रहते हैं और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे भी होते हैं जो ट्राइबल रहते हैं। जैसे आपकी संथाल ट्राइब हो गई, भील ट्राइब हो गई, तो इन लोगों के थ्रू जो किए जाते हैं वो ट्राइबल फेस्टिवल यानी कि लोकल लेवल पे जो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए मेनली किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल जो लेवल पे आपके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये 3 तरह के फेस्टिवल होते हैं, सभी को पता है। इंडिपेंडेंट डे होता है, एक रिपब्लिक डे होता है और एक गांधी जयंती होती है। तो इसके साथ मूव ऑन ना करते हुए हम लोग मेनली फ़ोकस करेंगे कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उन पे फ़ोकस करेंगे। जैसे अपनी हिंदू कम्युनिटी जो होती है वो उन लोगों के अलग से फेस्टिवल्स होते हैं। आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, सिख कम्युनिटी रहती है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ज़ोरेस्ट्रियन ये सारी जो कम्युनिटीज़ रहती हैं इनके अपने अलग-अलग फेस्टिवल्स रहते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदू लोगों की बात करें तो जनवरी से शुरुआत अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अपना देखा जाए तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं जिसमें मकर संक्रांति हमारी जो पहला फेस्टिवल रहता है, दिवाली रहता है, होली रहता है, ये सारे फेस्टिवल्स देखे जाते हैं। फिर इस्लाम में आपका मेनली जो चलता है वो उनका लूनर कैलेंडर चलता है जो ऐसा माना जाता है कि जो इस्लामिक लोग रहते हैं वो मेनली उनका हिजरी कैलेंडर रहता है उसको फॉलो करते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि जो उनके प्रोफेट थे मोहम्मद साहब जब वो मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे तो जो वो टर्न ले रहे थे तो उसी हिसाब से उनका मेनली माना गया कि यहाँ से उनका जो कैलेंडर है वो शुरुआत इसकी यहाँ से शुरुआत की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो चाँद को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक तरीके से अल्लाह के रूप में उसको और इवन जो पाकिस्तानी फ्लैग है वहाँ पे एक चाँद टाइप का भी बना होता है। तो मेनली वो चाँद लूनर कैलेंडर को मानते हैं ऐसा तो अब एग्ज़ैक्ट तो मुझे भी नहीं पता बट ऐसा कह सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो इस्लामिक कैलेंडर रहता है तो उसमें पहला जो मंथ रहता है दैट इज़ रमज़ान। बहुत से लोग इसे रमज़ान भी कहते हैं बट मैंने ये 2-3 बार देखा क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट लगा तो ये मेनली रमज़ान होता है सॉरी। और इसके बेस पे ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो इन लोगों की होली बुक है कुरान वो इसी मंथ में लिखी गई थी। पूरे 1 महीने तक इसको लिखा गया था इसीलिए ये लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए 1 महीने तक फ़ास्ट करते हैं और शरबत वग़ैरह है लास्ट में जो है मतलब डोनेट करते हैं या फिर एक-दूसरे को पिलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। दूसरा इनका जो रहता है वो मुहर्रम रहता है। मुहर्रम जो आपका इनका हिजरी कैलेंडर होता है उसका फर्स्ट मंथ माना जाता है। मुहर्रम एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसको एक सेट फेस्टिवल के रूप में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल के दिन ये लोग काले कपड़ा जो रहते हैं वो पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सन ऑफ अली हैं आई फॉरगॉट द नेम तो उनकी जो है डेथ एनिवर्सरी इस दिन जो है सेलिब्रेट की जाती है। फिर एक इनका उन नबी भी होता है और एक कुछ ईद उल फित्र करके भी इनका जो है सेलिब्रेशन किया जाता है। फिर सिख कम्युनिटी में होता है जो गुरुपूर्व वगैरह ये वाले जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसके साथ ही मैंने अभी इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा किया है। फिर इसके साथ में मैंने कुछ फेयर्स वगैरह जैसे कि फेयर्स भी एक तरीके से देखा जाए तो सोशल गैदरिंग को ही प्रमोट करते हैं। एक तरीके से आपके टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, आपकी जो पॉलिटिकल चीज़ें रहती हैं उनको भी प्रमोट करते हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारे टूरिज़्म सेक्टर रहते हैं उनको भी प्रमोट करते हैं। लोग बहुत से लोग रहते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं और एक तरीके से आप जो वर्ल्ड लेवल रहता है उस पे भी अपने कल्चर को प्रमोट करते हो जैसे यूनेस्को वगैरह जैसी हेरिटेज हैं।
तो जब आप अपने कल्चर के बारे में बताते हो, अपने फेस्टिवल्स के बारे में, अपने फेयर्स के बारे में बताते हो, तो अगर उन लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, तो वो एक तरीके से उनको टेंजिबल जो हेरिटेज रहती है अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। तो ये सारी ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फेस्टिवल्स भी हमारे यहाँ पे बहुत ही जो हमारे फेयर्स रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो मेनली इंडिया में कुंभ जो मेला रहता है वो कितना ज़्यादा यूनिक माना जाता है और इसका जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो कुंभ एक तरीके से लोटा टाइप का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ओशन में समुद्र मंथन चल रहा था, अब देखो समुद्र मंथन की भी अपनी एक अलग से स्टोरी है क्योंकि चीज़ों को रिलेट करो तो वो चीज़ें रिलेट होती रहती हैं। तो समुद्र मंथन की एक स्टोरी है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में वॉर चल रही थी, जिसमें एक अमृत अमृत टाइप का था। अमृत जो कि अगर जो पी लेगा तो वो इमॉर्टल हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। तो उन लोगों के बीच में यही लड़ाई चलती रहती थी कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। फिर जब समुद्र मंथन बेसिकली हुआ तो देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली और जो कुंभ मतलब वो जो कुंभ में रखा वो अमृत था। तो एक ऐसा कंसर्न माना जाता है कि विष्णु भगवान जो है उन्होंने इन्कार्नेशन लिया था यानी कि अवतार लिया था, मोहिनी का अवतार लिया था। तो और मोहिनी बन के उन्होंने वहाँ पे डांस किया था और राक्षसों में थोड़ा-थोड़ा वो अमृत जो है उन्होंने दिया था। इसीलिए आपको अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जिसमें एक मोहिनी अट्टम डांस भी देखने को मिलता है। तो मोहिनी अट्टम बेसिकली उसी बेस पे अपना किया जाता है। कि मोहिनी का अवतार उन्होंने लिया था और वहाँ पे बेसिकली उन्होंने अपने डांस के थ्रू वो कैसे छीन के लाए थे जो राक्षस वगैरह लोग थे उन लोगों से। ख़ैर दिस इज़ नॉट अवर कंसर्न। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि जो समुद्र मंथन है तो ऐसा माना जाता है कि जो कुंभ है वो समुद्र के बीचों-बीच रखा गया और उसको लाने के लिए जो है गंगा नदी का जो इन्फ्लुएंस रहता है और यमुना और सरस्वती का जो इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ वहाँ पे उसको अमृत को पाने के लिए जो लोग रहते हैं वो गंगा नदी में डिप करते हैं और अपना जो कुंभ का मेला रहता है उसको सेलिब्रेट करते हैं और ऐसा माना जाता है ये प्योरिटी की निशानी है और यहाँ पे गंगा नदी में स्नान करने से आपके जो हिंदू धर्म में सारे जो पाप रहते हैं वो आपके धुल जाते हैं। तो ऐसी कुछ मान्यताएं हैं और आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और कल की वीडियो हम फिर शुरुआत करेंगे कि मैंने क्या अपना रिवीजन किया। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।